हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और लेके आई हूं आप सभी के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड and Rajasthan board. So everything will be provided to your students. So without any further ado आपको क्या करना है, डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और साथ ही में ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाती हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना ऑलरेडी गिवन है। तो एक बार जाके आपको जल्दी से बस चेकआउट करना है, देखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत लंबी जर्नी कवर करके आ चुके हैं, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। साथ में जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिकल्स चाहिए हमें नेशनल इनकम पे, वो भी एक तरीके से हम कर चुके हैं। और नेशनल इनकम पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, टाइम टेस्ट का। तो सबसे पहले तो आपको क्विक रिवीजन करना कि जो जो अभी तक हो चुका है, आप मेक श्योर अपने नोट्स बना रहे होंगे तो अपना रिवीजन करिए, बिकॉज आज जो हमारी क्लास है वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, तो वो तो हम करेंगे ही। लेकिन आई नो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विल नॉट बी जस्ट इनफ फॉर यू, लेकिन ये वाला चैप्टर क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए मैं 2-4 सीरीज आपके लिए लेके आऊँगी, जहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आऊँ, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी, तो दोनों चीज़ों को हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। बिफोर दैट वी विल स्टार्ट विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फर्स्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा रियलिटी चेक ये दे देती हूँ कि आई नो दैट एनसीईआरटीज तो हम लोग फॉलो करते ही हैं, उसके अलावा आपके स्कूल्स, आपके डिफरेंट आपके उसमें सब जगह डिफरेंट बुक्स चल रही है, राइट। तो देखो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि देखो एनसीईआरटी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको बोला गया है कि आपको कंसिडर करनी है। फाइन, तो क्या होता है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना क्यों इंपॉर्टेंट है कि कई बार ना सेम का सेम टर्मिनोलॉजी वैसा का वैसा वो उठा के मेरे एग्जामिनेशन में दे देते हैं। सो दैट इज़ वाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोलूँगी कि ऑफकोर्स जो आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह जो डिफरेंट बुक्स चल रही हैं, आप उसको फॉलो करो। जो आपके टीचर्स आपको स्कूल में बोल रहे हैं, डेफिनेटली लिसन टू देम। प्लस जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हम प्रोवाइड करें उसको भी गो थ्रू करो, और साथ साथ में थोड़ा एनसीईआरटी भी आप लोग देखते रहो, ठीक है। अब आई नो आई विल नॉट से यू कि परचेज की सारी बुक्स को आप परचेज कर लो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा जो कॉन्टेंट मैं बना रही हूँ कि सारे डिफरेंट सोर्सेज का बेस्ट आपको एक तरीके से प्रोवाइड कर पाऊँ। फाइन, तो सारे के क्वेश्चन जो हम एनसीईआरटी के आज करने वाले हैं, सो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं भी कर रहे हो अपने स्कूल में, वी स्टिल हैव टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। फाइन, अब देखो, आपको याद रखना है कि आपके रिफ्रेशर्स में जो चैप्टर नंबर 2 है ना, क्या क्या गिवन है उसमें आपका। उसमें रिफ्रेशर्स वगैरह अगर मैं देखूँ तो आई थिंक हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अलग गिवन है, वो चैप्टर नंबर 1 में आ जाता है ना। फिर आई थिंक वो बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग गिवन है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी और उसको कैसे कैलकुलेट करनी, ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में ही ये सारी चीज़ें गिवन है। फाइन, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम लोग रिवीजन करेंगे या जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अकॉर्डिंग टू रिफ्रेशर्स उसमें मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के भी लेके आऊँगी, प्लस जो हम लोग नेशनल इनकम के सारे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उन सारी चीज़ों की भी। तो अगर आपके रिफ्रेशर्स के अकॉर्डिंग से चलें तो चैप्टर नंबर 2 में ही मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 इंक्लूड कर रही हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर नंबर 2 का इंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी इन्वॉल्व है। बिकॉज एनसीईआरटी में जो पहला जो आपके पास चैप्टर है उसमें हम लोग इमरजेंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वाला पढ़ते हैं, है ना, इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, और बुक्स वगैरह रिफ्रेशर्स वगैरह में वो गिवन नहीं है, डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से चालू करते हैं। दैट इज़ वाई वो कन्फ्यूजन ना हो, मैं अभी वो सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। फाइन, स्टार्ट करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रेम्यूनरेशन, बेसिकली एक तरीके से कंपनसेशन रिटर्न में क्या मिलता है टू ईच ऑफ दीज कॉल्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। डे 1 से जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हुए आ रहे थे, हमने सारी चीज़ों को पढ़ा है ना, कि 2 सेक्टर्स हैं हमारे पास। कौन कौन से 2 सेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं? 2 सेक्टर्स हमारे पास आता है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। एक हमारे पास हाउस होल्ड है, एक फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। और जो फैक्टर पेमेंट्स जो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड उसी इनकम से खर्चा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी डायग्राम आप सभी के लिए बनाया है वो क्या बन जाता है हमारे पास, टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसा होता है। तो इस तरीके से पूरी चीज़ चलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड से फर्म क्या जाता है और फर्म से हाउस होल्ड क्या आता है। क्लियर, डन, चलो। सो व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, we have land, we have labor, fine, then we have capital, and then we have entrepreneur, या मैं बोल सकती हूँ एंटरप्राइज। फाइन, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? रेट से बनाया था ना मैंने। फाइन, तो ये क्या है हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ हमारे प्रोडक्शन है। लैंड को क्या मिलता है रिटर्न, रेंट मिल जाता है, ठीक है। लेबर को क्या मिल जाते हैं भाई, वेजेस मिल जाता है, ठीक है। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, फाइन। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्लियर है ये, इन सब में कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। सो व्हाट आर दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। क्लियर, फर्म्स इसके बदले में क्या प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ इतना? तो पहला क्वेश्चन सभी का क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्या क्वेश्चन था हमारा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उनको उसके रिटर्न में क्या मिलता है। फाइन, क्विकली रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वी हैव दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फाइन, क्लियर, इसमें कोई डाउट? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लैंड। तो लैंड का क्या है, इट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड इज नेसेसरी फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इट इज कॉल्ड द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फॉर यूज ऑफ लैंड रेंट इज अवॉइडेड, ठीक है। अवॉइडेड नहीं, सॉरी, रिवॉर्डेड। अवॉइडेड तो मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, रिवॉर्डेड का मतलब उस चीज़ का एक तरीके से बेनिफिट जो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, द रेंट इज रिवॉर्डेड। क्लियर, डन। सो अगर मैं यहाँ पे बात करी हूँ, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। सो लैंड क्यों ज़रूरी है भैया, ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। तो हमें लैंड के लिए क्या मिल रहा है, इसके लिए हमें क्या मिल रहा है, रेंट। क्लियर, नेक्स्ट लेबर। लेबर क्या होता है, बेसिकली द ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स विच वर्क्स फॉर योर प्रोडक्शन, फॉर योर कंपनी। उसके रिटर्न में उसको क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, राइट। सो लेबर इज अ ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल दैट आर अवेलेबल टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज। और इसके लिए उनको क्या मिलते हैं, वेजेस। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, देखो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, लेकिन इसको लिखना कैसे है इसलिए मैं आपको पूरा ही डिटेल में पढ़ के बता रही हूँ। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल। कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ मनी, है ना, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मनी जो एक तरीके से ओनर्स लगा रहे हैं, दैट द प्रोड्यूसर्स कैन बी इन्वेस्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमें मनी चाहिए, डेफिनेटली कैपिटल चाहिए। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट अलाउज लैंड एंड लेबर टू बी परचेज्ड। अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सो दैट इज वाई फॉर कैपिटल we get interest as reward. Done? Okay. Next we have is entrepreneur. So an entrepreneur is a person who works to be in required factors together and sufficiently use that for the purpose of production. Profit is rewarded for the entrepreneur. तो जब भी कोई entrepreneur है, who is an entrepreneur, students? Basically someone who brings a new idea, who works on innovation is an entrepreneur. So entrepreneur को क्या मिलता है, profit. क्लियर हुआ? और कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट.
जस्ट अ सेकेंड, interest. Clear? Take a quick screenshot of this one. Done? Okay. Next question. Okay, let's understand what is the next question we have. So question number 2 says that why should the aggregate final expenditure of an economy be equal to the aggregate factor payments? रिमेंबर जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि जो हाउस होल्ड जो खर्च कर रहे हैं वो कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, है ना. हाउस होल्ड और फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा ये चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. हमने जहाँ पे चीज़ें पढ़ी थी कि जो भी हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे हैं और फैक्टर्स जो हमारे फर्म्स खर्चा कर रहे हैं दोनों इक्वल होने वाला है. बिकॉज हमने बोला था, हमारा अजम्पशन क्या था कि बिल्कुल भी सेविंग है ही नहीं, सेविंग्स नहीं है, मतलब जितना भी पेमेंट हमारे पास आ रहा है हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं. वैसे इकोनॉमी ऐसे वर्क नहीं करती, ऑफ कोर्स वी सेव अ लिटिल अमाउंट, है ना. आप देखते हैं अपने घर में भी जितनी भी इनकम आती है उसमें से कुछ सेक्शन जो हम बोलते हैं हम सेव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम वी नेवर नो आगे क्या होगा. लेकिन सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे देखना कि हमारे अजम्पशंस है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे. तो हमारा क्या अजम्पशन है हाउस होल्ड वाले सेक्टर में कि भाई जो हमारी सेविंग्स है यहाँ पे बिल्कुल भी जीरो है, हम लोग बिल्कुल भी सेव कर ही नहीं रहे हैं. क्लियर? ओके. नाउ the household spends their money on purchase of goods and services, the producer spends their money on factors of production. Okay, therefore the income will come back to the households in a form of reward of their services, and so there is no difference between expenditure by the households and the factor payments by the producers. जो पूरी लंबी कहानी लिखी गई है वो एक्चुअली में कुछ ये है. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अपने कॉपीज वगैरह में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है. हाउस होल्ड्स हैं, फर्म्स हैं, ठीक है. पहला सर्कल अगर मैं आपका बनाऊं, हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. फाइन. इसके बदले में फर्म्स हमें क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हमें प्रोवाइड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. फाइन. दूसरा जो सर्कल मेरा चलता है, क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसी के साथ हमें क्या फर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग फैक्टर पेमेंट्स. ठीक है. और इसी को वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, वो स्पेंड कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में. फाइन. तो इसी को वो क्या स्पेंड करें, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में स्पेंड कर रहे हैं. सो वी हैव हाउस होल्ड्स एंड वी हैव फर्म्स. तो क्या हो रहा है, अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स है ही नहीं, है ना, सेविंग्स बिल्कुल है ही नहीं, तो उसके इसमें क्या हो रहा है कि हाउस होल्ड्स फर्म्स को जितना दे रहे हैं, जितना ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरा यूटिलाइज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड्स को वापस दे रहे हैं. और साथ साथ में जो उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए हैं उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट्स दे रहे हैं. फैक्टर पेमेंट्स क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा है. देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. और फैक्टर पेमेंट्स हमारे पास क्या है, फैक्टर पेमेंट्स हमारे पास क्या है भाई, रेंट, ओके, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ये मिल रहा है. तो ये किसको दे रहे हैं एज अ पेमेंट, हम दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को. तो हाउस होल्ड्स का खर्चा कहाँ कर रहे हैं, फिर से फर्म्स के सामान को खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं. तो ये जो पूरा जो गोल गोल इकोनॉमी चल रही है, मतलब मेरे जेब से पैसा तुम्हारे पास गया फिर लौट के मेरे जेब में आ गया, तो क्या चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, राइट. सो दैट इज वाई हर एक चीज यहाँ पे इक्वल होने वाली है. क्लियर, समझ आया. So that is why यहाँ पे देखो पहला पॉइंट पढ़ोगे, the household spends their money on the purchases of goods and services. जो पैसा हमारे हाउस होल्ड के पास आता है वो पूरा का पूरा कहाँ खर्चा कर देते हैं, परचेज करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है. नेक्स्ट क्या क्या है, द प्रोड्यूसर्स स्पेंड देयर मनी टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और प्रोड्यूसर्स के पास जो पैसा आता है वो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वापस देने में लगा देते हैं. Therefore, the income will come back to the households in a form of reward. मतलब हाउस अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो उनका घुमा फिरा के वापस पैसा उन्हीं के पास आ रहा है ना. तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, फॉर देयर सर्विसेज. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स एंड द फैक्टर पेमेंट्स बाय द प्रोड्यूसर्स. क्लियर हुआ पूरी कहानी. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप.
डन स्टूडेंट्स, क्लियर? Now, distinguish between stock and flow, between net investments and capital, which is stock and which is flow. Compare net investments in capital with the flow of water into a tank. ओके तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने पहले बोला है कि आप लोग डिफरेंस बिटवीन बताओ, और साथ साथ में उन्होंने बता दिया कि भाई आपको वाटर इन अ टैंक वाला एग्जांपल हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। तो भाई उन्होंने एक ही क्वेश्चन, तीसरा ये क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इन्हें पूछ लिए हैं। फाइन, चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक मतलब स्टैटिक इन नेचर, फ्लो मतलब डायनेमिक, इतना तो समझते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अभी आपका बैंक बैलेंस, फाइन, बैलेंस शीट का मैंने बता दिया कि अभी तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, तो वो अभी का अमाउंट मुझे बता के देगा। वहीं पे फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई साल भर में तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आए, है ना, कि अभी तक का मुझे आप पूरा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके दो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टूडेंट्स कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम कितना हमारे पास अमाउंट है। जैसे कि अगर मैं पूछ रही हूँ कि भाई अभी आपके पास कितना इन्वेंट्री है, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो अगर मैं सिर्फ अभी की बात कर रही हूँ तो वो मेरा क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? स्टॉक का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई पूरे साल भर में आपका कितना इन्वेंट्री रहा, तो वो क्या हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक मतलब एक ही जगह पे स्थिर, स्टैटिक, एंड फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब समथिंग विच वी आर सीइंग ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। तो आपको याद रखना है स्टॉक वाला क्या होता है? एट अ पॉइंट, ठीक है, और वहीं पे फ्लो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फाइन, तो एक क्विक रीड कर लेते हैं। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, फ्लो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है। सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। सो स्टॉक रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, कि अभी एट गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम हमारे पास कितनी चीज़ें, उसको कैलकुलेट करती हूँ, तो वो मेरा स्टॉक का कॉन्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरे पास है स्टूडेंट्स, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? सो फ्लो रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि भाई पूरे साल भर का मुझे आप इन्फॉर्मेशन दो, तो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, मुझे तो अभी का जानना है बस, पहले क्या हुआ आगे क्या हुआ मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। तो स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसका है, बिकॉज मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का पूछ रही हूँ। सो दैट इज वाई फ्लो हैज अ टाइम डायमेंशन, क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक है वो स्टैटिक इन नेचर होता है और जो फ्लो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो आई थिंक उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी चीज़ का, है ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, मैं इसको रब कर देती हूँ एंड देन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ है, हमें 2 और चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना है। फाइन, ओके, दिस इज डन। तो स्टॉक और फ्लो के बीच में हमें डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब हमें क्या बोला था कि नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल के बीच में भी हमें बताना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन का काम है, और कैपिटल और नेट इन्वेस्टमेंट में फिर क्या अंतर रह गया, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स कि नेट इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एनी कंपनी फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, तो आपको याद रखना है। और नेट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? फ्लो वेरिएबल है, फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हम कोई फिक्स्ड असेट्स को परचेज करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट्स में आता है। लेकिन कैपिटल क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड एट द इनिशियल ऑफ एनी प्रोडक्शन। सो कैपिटल क्या है? जो मैंने एक इन्वेस्ट किया है अमाउंट, और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मैंने कोई फिक्स्ड असेट को लेने के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया है। फाइन, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, और कैपिटल वाला हमारा स्टॉक वेरिएबल है, बिकॉज एट अ गिवन पार्ट ऑफ टाइम हम किसी पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है ना, सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन आपको समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का डिस्कस करते हैं। डन स्टूडेंट्स,
सो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एक तरीके से फिक्स्ड कैपिटल्स या फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए। कौन कौन से, प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, लैंड ले लिया आपने, ठीक है, कोई नई मशीनरी ले ली, कोई भी आपने लॉन्ग टर्म एसेट लिया है एक तरीके से, है ना, एक तरीके से हमारा फिक्स्ड एसेट आपको दिखना है, टैंजिबल इन नेचर, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और ये क्या है, मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर मैं कैपिटल की बात करती हूँ तो वो कैपिटल जो हम इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस को चालू करने के लिए, वो उस चीज़ को हम बोल सकते हैं, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो कैपिटल बोला जाता है। अब देखो जो मेरा क्वेश्चन था उसमें एक और चीज़ पूछी गई थी, दैट इज कंपेयर नेट इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल विद द फ्लो ऑफ वाटर इनटू अ टैंक। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर मैंने सीखा कि स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट कैसा लिख सकता है नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में। अब मुझे बताना है इसको एग्जाम्पल विद अ वाटर इन अ टैंक से, तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्लो ऑफ वाटर इन अ टैंक इज मेजर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, है ना, कि पर यूनिट ऑफ टाइम की पीरियड पर मेजर करते हैं। सो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमें फ्लो पता लगाना है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। वेयर एज स्टॉक ऑफ वाटर इन अ टैंक इज मेजर्ड एट द पॉइंट ऑफ अ टाइम, जैसे कि ये मेरे पास वाटर टैंक है, तो अभी इसमें कितना पानी है एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, अभी इसमें कितना पानी है, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब वहीं पे मैं एक यहाँ पे नल लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे भरता चला जा रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम कितना पानी यहाँ पे भर गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर, ये वाले पोर्शन को आप लोग मार्क कर लो एज इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट इट इन योर नोट्स। डन, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। अभी तक तीनों क्वेश्चंस पे कोई दिक्कत हुई क्या, आगे बढ़े, इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। ओके, सो प्लान्ड एंड अनप्लान्ड, हम लोग का जो इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन उससे क्या अंतर है। देखो ये सारे जो वर्ड्स है हमने नहीं पढ़े ना अलग से, जब हम लोग थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमने अलग से नहीं पढ़े। यही इसलिए हमें पता लगाना चाहिए कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे वर्ड्स हमें मेन एग्जामिनेशन में एकदम से आ गए तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने सारे क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं भाई इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन कब पढ़ लिया, हमने पढ़ा है लेकिन इन अ डिफरेंट फॉर्म। यहाँ पे एनसीईआरटी में इट इज गिवन इन अ डिफरेंट सेंस, दैट इज वाई स्टूडेंट्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना इट इज इंपॉर्टेंट। वेदर आपके एनसीईआरटी चल रही है नहीं चल रही है कुछ कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन अगेन, what is the difference between planned and unplanned inventory accumulation? Write down the relation between change in inventories and value added of a firm. Fine, let's start then. So in the case of planned inventory accumulation, planned मतलब कोई चीज़ हमने पहले से decide करके रखा है ना, we have already decided in advance what we have to do. So in the case of planned inventory accumulation, firm has expected fall in sales, the firm will have unsold stock of goods which has not been anticipated. तो मतलब प्लान इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन मतलब आपको पता है कि कितना हमारा सेल्स होगा कितना नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो एस्टिमेट हमारा रेडी रहता है। वहीं पे इन द केस ऑफ अनप्लान इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, द फर्म हैज एन unexpected fall in sales, the firm has unsold goods which it's not been anticipated, hence there will be unplanned accumulation of inventories. तो inventories क्या होता है एक तरीके से हमारे पास, what is the meaning of inventories? इन्वेंट्रीज जहाँ पे हम अपना स्टॉक रखते हैं, फाइन, जहाँ पे हम अपना जो भी हमने सामान गुड्स एंड प्रोड्यूस करे हैं उसको हम वहाँ पे एज अ स्टॉक रखते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर पाए। अब इन्वेंट्री भी हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं, एंटिसिपेट करना मतलब एक तरीके से अजम्पशंस बनाना, फोरकास्टिंग करना कि भाई कितना हमारा जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिसकी सेल हो जाएंगे वो कितना नहीं होगा, एक बेंचमार्क तरीके का हम सेट करते हैं, एक मार्जिन हम हमेशा रखते ही हैं। फाइन, तो अगर मैं प्लान्ड बोल रही हूँ मतलब जो चीज़ हम ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुके हैं, समथिंग विच वी नो, है ना, सो प्लान्ड इज समथिंग विच वी नो, है ना। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इन द केस ऑफ प्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट, टू एडजस्ट, टू ब्रिंग समथिंग न्यू, राइट। सो एक्यूमुलेशन, फर्म हैज एन एक्सपेक्टेड फॉल, एक्सपेक्टेड मतलब आपको पता था ठीक है कि इतना फॉल होगा, है ना, डिमांड हमेशा तुम्हारी हाई नहीं रहेगी, तो इतना फॉल मुझे होने वाला है इतनी सेल्स में से, तो इतना मेरा जो स्टॉक है बच सकता है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, प्लान्ड
इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। वहीं पे जो सेकंड कंडीशन मेरे पास गिवन है जो कि अनप्लान, मतलब आपने कोई चीज़ एंटिसिपेट नहीं की थी, समथिंग जो आपको नहीं पता था कि हो सकता है, मतलब आपने सोचा था कि ठीक है 10% हो सकता है कि इन्वेंट्री ना बिके, सडनली आप देख रहे हो कि आपका जो फॉरेन स्टॉक हो गया बाय 40% हो गया, मतलब कहाँ से 10% का लेके चल रहे थे और 40% स्टॉक आपका अनसोल्ड है, मतलब 40% आपके पास इन्वेंट्री बची हुई है, आपने तो बिल्कुल एंटिसिपेट किया ही नहीं था, आपने बिल्कुल एस्टिमेट किया ही नहीं था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अनप्लान इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपके रिफ्रेशर्स वगैरह में ऐसा सच नहीं गिवन होगा, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो इट इज इंपॉर्टेंट, मार्क दिस इंपॉर्टेंट, और ये जो वर्ड्स यहाँ पे गिवन है इसको भी आप लोग सीख लीजिए। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये दोनों जो वर्ड्स है आपने अपने रिफ्रेशर्स वगैरह में कहीं डिस्कस नहीं करे, इवन जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता है उसमें हमने डिस्कस नहीं करे, दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना है। अब जिन बच्चों ने वाला वीडियो देखा होगा, इन केस अगर सीबीएसई ने पूछ लिया तो यू नो हाउ टू डू दैट। फाइन, तो आपको बता देती हूँ, प्लान इन्वेंट्री मतलब सोच के रखा था, हमें पता था कि इतना नुकसान हो सकता है, इतना हमारे पास इन्वेंट्री बचेगा, तो मतलब आपने प्लान किया हुआ था, यू नो इट। वहीं पर जब अनप्लान्ड वाला होता है मतलब आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन हो गया। क्लियर, डन, कोई इसमें डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कैसे लग रहे हैं वीडियोस, अभी तक के क्वेश्चंस आपको समझ आया, कुछ अलग हटके लगा कि हाँ इसमें कुछ हम नया भी सीख रहे हैं? अगर ऐसा है तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को। फाइन, ओके। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं इसके साथ जो हमें देखनी है कि वैल्यू एडेड रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, राइट, एग्जैक्टली। तो ये जो हमें पूछ रहे हैं कि हमने यहाँ तक वाला क्वेश्चन कर लिया, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या चेंज हो रहा है, उसका वैल्यू ऑफ एडेड फर्म से क्या लेना देना है। अब देखो, वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म, ये हमने एक तरीके से वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है। कौन सा मेथड है भाई, क्या पढ़ते हैं इसमें हम, व्हाट इज इट? इट इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। किस किस को वैल्यू एडेड मेथड का एक तरीके से पूरा फॉर्मूला याद है, मुझे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। उस सबसे पहले आप मुझे बताओ ईमानदारी से, उसके बाद मैं इसमें लिख के बताऊंगी, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये हमारा रहता है। तो ये जो आप देख रहे हो कि चेंज इन इन्वेंट्री और वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म कितनी है, वो इसी वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ी बहुत रिलेटेड है। फाइन, ओके। सो वैल्यू एडेड रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिमेंबर। फाइन, नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू, अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वैल्यू एडेड मेथड का, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स प्लस अनस्टोल्ड स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या होता है, सेल्स प्लस हमारा जो अनस्टोल्ड स्टॉक रहता है, मतलब हमारा स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था और हमारा आखिरी में कितना स्टॉक है, दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो मेरे पास बचे हुए स्टॉक की वैल्यू आ जाती है। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। ये जो रहता है दिस इज फॉर चेंज, डेल्टा इज बेसिकली फॉर चेंज, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रिलेशन है, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। डन। सो व्हाट इज इट, वैल्यू एडेड मेथड एक मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सेल्स प्लस अनस्टोल्ड स्टॉक को ऐड कर देते हैं। तो वही हमें रिलेशन यहाँ पे बोलने के लिए बोला गया था कि वैल्यू एडेड और स्टॉक के बीच में क्या रिलेशन है भाई, कि अगर कोई भी स्टॉक हमारा अनस्टोल्ड है तो उसको भी हमें ऐड करना रहता है, तभी मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आएगा। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
Okay, write down the three identities of calculating the GDP of a country by three methods. Also briefly explain why each of these should give us the same value of GDP. अब देखो, आप बोलोगे मैम हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, जीडीपी कहाँ से आ गया? जीडीपी का भी कुछ सेक्शन हमने पढ़ा है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, राइट? सो यहाँ पे हमने थ्री मेथड्स किसके पढ़े हैं? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। बट मैंने हमेशा बोला कि एग्रीगेट्स हैं, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हम इसको जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि हमें थ्री आइडेंटिटीज़ लिखनी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री मेथड से, किसको? जीडीपी को। सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, ट्राई टू आंसर इट एंड देन आई हेल्प यू। Take a screenshot of this one. See, देखो, most of the people, I guess, because of refreshers and all, most of the people do not have NCRTs with them. So you will have to take a screenshot of it so that you have access to these questions in the later phase of your examination, जहाँ पे आप लोग preparation start कर दोगे. Fine, clear? Shall we start? Okay. So सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई? वैल्यू एडेड मेथड। तीन मेथड्स हमारे पास कौन कौन से? वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, इनकम मेथड है, और हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड आता है। इसको आप इस तरीके से लिखने से अच्छा मैं आपको अपने ट्रिक से समझा देती हूँ। हमारे पास थ्री कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट वी हैव इज वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इनकम मेथड, देन वी हैव एक्सपेंडिचर मेथड। फाइन, ये हमारे पास क्या है भाई? मेथड्स हैं हमारे पास। फाइन, सबसे पहला जो हमारे पास आता है, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसपे मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ? वी कैलकुलेट, जस्ट अ सेकेंड, ना, ओके, सो वी कैलकुलेट GDP एट MP। फाइन, वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम लोग GDP एट MP को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन कैच यहाँ पे ये कि ये क्या होता है? इक्वल्स टू GVA एट MP। आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है। फाइन, क्विक रिवीजन ऑफ द थ्री मेथड्स। हमारा जो इनकम मेथड है इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं NDP एट FC, जो कि क्या है? डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तीनों का ही डिफरेंस हो गया कि अगर मुझे वैल्यू एड मेथड से निकालना है तो मेरा ये निकलता है GDP एट MP, जो कि इक्वल होता है GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP। फाइन, और जो मेरा ये रहता है इनकम मेथड, इसमें मैं डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करती हूँ, और एक्सपेंडिचर मेथड में मैं GDP एट MP को कैलकुलेट करती हूँ। इतना क्लियर हुआ? फाइन, नेक्स्ट जो मेरी कहानी है इसमें ये है कि वैल्यू एडेड मेथड का भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो वैल्यू एडेड इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। IC स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इनकम मेथड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इनकम मेथड में हम लोग पढ़ते हैं क्रिम्प। क्रिम्प को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास NDP एट FC आ जाएगा। क्रिम्प क्या होता है? C से होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, R से हमारे पास होता है रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। I से हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, N से मेरे पास हो जाएगा मिक्स्ड इनकम, और P से हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। फाइन, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनकम मेथड की अगर बात करूँ तो इसमें मैं कैलकुलेट करती हूँ PGGN, इन सबको ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? GDP एट MP, ठीक है। P से हमें याद रखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G से आप लिखोगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन फाइनल एक्सपेंडिचर, G से एक और है हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, and next we have N is for net exports।
फाइन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है हमारे पास 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूड मेथड क्या है हमारे पास, GVA एट MP। GVA इज बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड। तीनों सेक्टर से, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, तीनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास GDP एट MP आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या कहता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, फाइन। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है यहाँ पे इनकम मेथड, इसमें मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ, क्रिम्प को, विच एड्स टू NDP एट FC विच इज बेसिकली डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर मेथड है हमारे पास स्टूडेंट, जिसका होता है GDP एट MP। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, PGGN, मतलब हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, क्लियर, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द आंसर, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, वैल्यू एडेड मेथड। इन दिस मेथड GDP एट MP इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो मैंने अभी आपको समझाया। सो वी कैन से द फॉर्मूला इज GDP एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। फाइन, ओके। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट हो सकता है स्टूडेंट्स, बेसिकली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको मैं क्या बोलती हूँ, चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक क्या होता है, बेसिकली हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फाइन। सो नेशनल इनकम अगर मुझे निकालना है NNP एट FC, तो GDP एट MP से कैसे कैलकुलेट होगा, अगर मेरा, मैं क्या बोल रही हूँ, इससे मैं GDP एट MP निकाल रही हूँ, ठीक है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, NNP एट FC। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे माइनस डेप्रीसिएशन करना ही पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, और MP से अगर मैं FC जा रही हूँ तो मुझे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को करना पड़ेगा। तो यही पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है आप सभी के लिए। क्लियर, डन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इतने पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आंसर्स वगैरह सब में लिखो। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम मेथड। सो इनकम मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड NDP एट FC इज कैलकुलेटेड विच इज द डोमेस्टिक इनकम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, बेसिकली RRIP, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सारी चीजें उसमें आती हैं स्टूडेंट्स। फाइन, कौन कौन सी हमारे पास आ रही हैं इनकम मेथड से, हमारे पास ये क्या है, बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ये जगह, क्रिम्प की जगह अगर ये गिवन है सपोज, है ना, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो भी ये आपका जो फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। तो ये निकालते हैं तो NDP एट FC क्या हो जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, NDP एट FC। अगर मुझे NDP एट FC से नेशनल इनकम में जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों जी, बिकॉज अगर मेरे पास NDP एट FC गिवन है और मुझे NNP एट FC पे आना है, तो अब देखो क्या, नेट से नेट तो कुछ दिक्कत नहीं है, FC गिवन है, PP गिवन है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, और जब भी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। कुछ गलत तो नहीं किया ना, फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, तो दोनों मेथड्स क्लियर हो गए, वैल्यूएड मेथड और इनकम मेथड। एक क्विक रिवीजन भी हो रहा है आपके मेथड्स का दोनों का, ठीक है। और लास्ट में जो हमारे पास आता है पूरा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने बोला था हम ऐड करते हैं PGGN। तो यहाँ पे देखो, इन दिस मेथड GDP एट MP इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर P, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम G, ठीक है, एंड देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ग्रॉस वाला ही होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो जब सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
Fine. So all these three methods give value of GDP because what produced in the economy is either consumed or invested. So national income, that is NNP at FC, is equals to GDP M minus depreciation minus net and direct taxes. अब ये क्या है? GDP at MP को NNP at FC पे कन्वर्ट कर दिया. ग्रॉस से नेट गए इसलिए माइनस डेप्रीसिएशन हो गया. ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो गया, और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया. ठीक है, अब मुझे ये बता दो स्टूडेंट्स जल्दी से कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला होता है. अगर ये नहीं पता होगा ना तो बहुत मार पड़ेगी. सबसे पहले मुझे वो बताओ. और अगर तुम्हें समझ आ रहा है, देखो बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी वाली चीज़ें हम लोग डायरेक्टली पढ़ते नहीं है, दिमाग में नहीं आती. दैट इज़ वाई डिटेल में पढ़ा रही हूँ. तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बिकॉज आप जिस तरीके से फीडबैक दोगे वो मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा टू ब्रिंग गुड कॉन्टेंट फॉर यू. क्लियर, फाइन, डन. इसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया, इनकम मेथड का भी, वैल्यू एड मेथड का भी और एक्सपेंडिचर मेथड का भी. तो सारी चीज़ें मैंने रिवाइज करवा दी आप सभी के लिए, है ना. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आई एम वर्किंग हार्ड मेकिंग श्योर कि आपके लिए जो ये वाला चैप्टर जो नाइटमेयर है वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए. फाइन, क्लियर. चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एक्सपेंडिचर मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर, डन. तो अभी तक जितने भी हमने 5 हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं. कौन कौन से क्वेश्चंस देखे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. कहाँ गया क्वेश्चन? सबसे पहले हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, वो हमने कर लिए. ठीक है, सेकंड वाले में हमने पढ़ा कि भाई फाइनल हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल क्यों रहता है. फिर हमने पढ़ा भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत हमारा पेचीदा क्वेश्चन था, बिकॉज हमें यहाँ पे स्टॉक फ्लो, नेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और साथ में फ्लो ऑफ टैंक के थ्रू भी हमें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाना था, तो वो भी हमने समझा दिया है. फाइन. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, इसको हमने पढ़ लिया है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट, ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, मैं मार्क कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी नहीं है. फाइन, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया. तो अभी तक के 5 क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको आते थे, कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं लगे, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नया लगा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, और अभी तक के सारे क्वेश्चंस बन गए हो तो जल्दी से लाइक कर दो. ओके, फाइन, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था. अब हमारे पास थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन बहुत ही स्पीड में हम सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा नया होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज हमने बजट डेफिसिट एंड ट्रेड डेफिसिट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, है ना. बट स्टिल इट इज गिवन दिस चैप्टर बिकॉज हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं. लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजीज ना पढ़ोगे. आपका जो लास्ट वाला जो इसमें चैप्टर है ना आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम लोग उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. लेकिन स्टिल हम थोड़ा बहुत जितना हमें आता है उसके थ्रू भी हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विथ फुल अटेंशन. फाइन, तो अपना थोड़ा ध्यान आपको यहाँ रखना है बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें पहले नहीं पढ़ी हैं. Clear? But this question is given in the NCERT, so we are going to solve it. Now, the define budget deficit and trade deficit. The excess of private investment over saving of a country in a particular year was rupees 2000 crores, okay, and the amount of budget deficit was minus rupees 1500 crores. What was the value or the volume of trade deficit of that country? Okay, before that, है ना, ये सारे terminologies और numerical terms से जाने से पहले, what is the meaning of budget? बजट एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन है ना. बजट क्या होता है एक तरीके से, ये हमारी बजट है, मतलब इससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकता. सिमिलरली इकोनॉमी का भी एक बजट होता है, हर साल हमारे पास आता है हमारा बजट. और एक है हमारे पास है ट्रेड डेफिसिट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड स्टूडेंट्स? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशंस कैन बी टर्म्ड एज ट्रेड. अब डेफिसिट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट? किसी चीज़ में कमी, है ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेफिशिएंसी या डेफिसिट इन नेचर. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बजट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को आपको पहले डिफाइन करना है और फिर हमारे पास एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सिचुएशन दी हुई है और उस पर हमें कमेंट करना है. फाइन, तो सबसे पहले तो बिल्कुल भी घबराना नहीं अगर हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, साथ में पढ़ने वाले चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी क्लियर. तो सबसे पहले बजट डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम या टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जनरेट करती है. देखो क्या होता है, डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है कि आपने ज़्यादा खर्चा किया, इनकम आपके पास उतनी नहीं आई. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ ग्रेटर देन द रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग, है ना. एक तरीके से जो आप अर्न कर रहे हो इनकम, द इनकम यू आर अर्निंग, एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं,
वो आपका ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम यू आर अर्निंग। तो इस केस में क्या होगा, डेफिसिट ही तो होगा, बुरी सिचुएशन ही तो होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बजट जो डेफिसिट होता है, हम इसमें ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि क्या सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है, सरप्लस में है एज कम्पेयर टू द टैक्स रेवेन्यू अर्नड बाय द गवर्नमेंट, है ना। मैक्सिमम रेवेन्यू गवर्नमेंट का टैक्स फॉर्म में आता है, जितना भी गवर्नमेंट अर्न कर रहा है ना उसके कंपेरिजन में खर्चा ज़्यादा कर रहा है गवर्नमेंट, मतलब उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, वो बजट डेफिसिट में चल रहा है। फाइन, क्लियर हुआ पहला वाला पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी डेफिनेशन, और नेक्स्ट हम ऐसे लिख सकते हैं दैट बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, क्लियर हुआ, ये वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इनने हमें बोला था कि भाई ट्रेड डेफिसिट को भी डिफाइन करके बताओ। सो ट्रेड डेफिसिट रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, है ना, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द एक्सपोर्ट रेवेन्यू अर्न बाय द कंट्री। बेसिकली ट्रेड डेफिसिट क्या हो रहा है, एक तरीके से जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। अच्छा, ट्रेड में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट में ऐसे याद रख लो इन, यानी जो भी चीज़ें हमारे कंट्री में आ रही फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक्सपोर्ट इज बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दो, हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, कभी कोई नहीं बोलेगा कि भाई इंपोर्ट बढ़ा लो। क्यों बोलेंगे कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ, बिकॉज इंपोर्ट को बढ़ाना क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ाना। क्यों, बिकॉज अगर मैं बाहर से सामान खरीदूंगी तो मेरे जेब से पैसा जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया सारे गुड्स एंड सर्विस के लिए बाहर वाली कंट्रीज़ पर निर्भर रहेगा तो बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इंडिया की जेब से पैसा जा रहा है, विच वी डोंट वांट, बिकॉज हम चाहते हैं कि इंडिया में पैसा आए। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं कि हमेशा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाओ। सो वी आर एनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड ऑलवेज डिस्करेज इंपोर्ट्स, बिकॉज जब भी हम एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करेंगे तो हमारे पास ये तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी, बिकॉज बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा भेजेंगे, हमारे पास पैसा आएगा। दैट इज़ वाई हम लोग मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू कर रहे हैं, है ना। क्यों, बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे यहाँ बने, तो हम लोग आत्मनिर्भर बने, कि हमें किसी की ज़रूरत ना हो लेकिन लोगों को हमारी ज़रूरत हो। तो हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके पास हमारा सामान जाएगा, तो इंडिया के पास इनकम जनरेट होगी। सो दैट इज़ वाई हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि हमेशा हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें और इम्पोर्ट्स कम हो। लेकिन अगर हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब आपके इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, आप बाहर हमारा पैसा ज़्यादा भेज रहे हो, ज़्यादा सामान बाहर से लेके आ रहे हो और पैसा हमारी जेब से ज़्यादा जा रहा है, तो वो सिचुएशन इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती। तो वाली सिचुएशन क्या होती है ट्रेड डेफिसिट की, जहाँ पे आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। क्लियर हुआ। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, कौन कौन सी, अगर मैं बजट डेफिसिट की बात कर रही हूँ, ठीक है, बजट डेफिसिट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, जो आपका एक्सपेंडिचर है इट्स ग्रेटर देन द रेवेन्यू या जनरेटिंग। और वहीं पर अगर मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स हमारे ट्रेड डेफिसिट की, ठीक है, हियर इट इज रिटन, तो इसमें मेरे जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। फाइन, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें मैंने बहुत कोशिश करी है कि अभी हमने कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके, चलो नेक्स्ट इसका आगे की चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स, है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एस इज फॉर सेविंग्स, फाइन। जी इज फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइन, एंड टी इज फॉर टैक्स। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या लिखा है, ISGI, है ना। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। सो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट्स, तो पहले तो हम लिख सकते हैं, या तो अगर मुझे निकालना है कि इंपोर्ट्स कितने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया है माइनस सेविंग्स कर लूँ, और अगर मुझे एक्सपोर्ट्स निकालना है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से अगर मैं माइनस कर दूंगी टैक्स, तो भी मेरे पास उसका वैल्यू आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई मैंने पूरा ये लिखा है। तो या तो आप इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट लिख दो, या तो आप ये वाला फिगर लिख सकते हो, दैट इज I माइनस S प्लस G माइनस टी। क्लियर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
डन। ओके, सो आई से हमारे पास क्या था इन्वेस्टमेंट, एस से हमारे पास क्या था सेविंग्स, जी से हमारे पास था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टी से हमारे पास था टैक्स। तो अगर हमारे पास जो फिगर्स दिए हुए थे क्या क्या थे भाई, इंपोर्ट हमें पास कितना गिवन था इन अ पर्टिकुलर ईयर, सेविंग्स ऑफ अ कंट्री 2000 हमारे पास गिवन था और 1500 का हमारे पास फिगर गिवन था। फाइन, तो अगर हमारे पास आई माइनस एस हमें जो गिवन है प्राइवेट फंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला जो हमें अमाउंट यहाँ पे 2000 गिवन था, व्हाट वाज द अमाउंट स्टूडेंट्स, दैट वाज इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग्स, है ना, इन्वेस्टमेंट ओवर सेविंग्स यानी आई माइनस एस हमें 2000 गिवन है और जो हमें सेकेंड अमाउंट गिवन था द अमाउंट ऑफ बजट डेफिसिट दैट वाज 1500, है ना। तो बजट डेफिसिट यानी गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है और टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है, तो 2000 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1500, तो मेरे पास कितना आ गया भाई 500 करोड़। तो ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट। फाइन, टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? Now, suppose the GDP at market price, that is GDP at MP, ठीक है, GDP at MP at market price of a country in a particular year was rupees 1900 crores. Okay, clear, done. Now, net factor income from abroad NFIA is given as rupees 100 crores. Okay, ठीक है, the value of indirect taxes minus subsidies was 150 crores. Okay, so the value of indirect taxes minus subsidies is basically net indirect taxes. ठीक है, कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया, उन्होंने बोल दिया अमाउंट दे दिया, भाई अमाउंट क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये अमाउंट है। ना and the national income was okay. NNP at FC आपको कितना गिवन हुआ है रुपीज 850। ठीक है, कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी भी जा सकते हैं या एनएनपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी भी आ सकते हैं, दोनों ही कैलकुलेशन आपके लिए वर्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली उसमें बात नहीं है। जैसे कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जीडीपी एट एमपी 1100 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़ गिवन है, एनआईटी 150 करोड़ एंड एनएनपी एट एफसी ये गिवन है। ठीक है, अब देखो हमारी कहानी क्या कहती है, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक है, और अगर उससे मुझे कहाँ जाना है एनएनपी एट एफसी, तो मुझे क्या करना रहेगा, अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना रहेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना रहेगा, है ना, और एमपी से एफसी जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये कहानी रहेगी। सिमिलरली अगर मुझे उल्टा आना है, यानी एनएनपी एट एफसी से मुझे कहाँ जाना है, जीडीपी एट एमपी पे, है ना, तो मुझे पता है अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना रहेगा। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करना पड़ेगा, और वहीं पे एफसी से एमपी की तरफ जाना है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो पहले तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि दोनों ही तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दोनों ही तरीके से मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। फाइन, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रुको मैं ये वाला कन्वर्ट कर देती हूँ, ये मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है, जीडीपी से यहाँ कन्वर्ट किया है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो बेसिक एग्रीगेट से हमारे पास नेशनल इनकम के, उसमें किसी को भी किसी भी चीज़ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स इट इज टोटली योर चॉइस कि यहाँ से कैलकुलेट कर लो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लो, बिकॉज दोनों में डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें निकालनी है जो दोनों से निकल सकती है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जीडीपी एट एफसी इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी, तो इससे हमारा पूरा आंसर निकल के आ गया, दैट इज दिस। तो इन्होंने दोनों से कैलकुलेट किया है, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी वाले से कैलकुलेट किया एंड नेक्स्ट हमारे पास था एनएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी से प्लस डेप्रिसिएशन किया, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 200 करोड़। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैलकुलेशन करके आपको मुझे बताना है आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस इज प्लस माइनस, आपको मेन चीज़ है बस फॉर्मूला,
क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन हो गया, समझ आया? तो हम दोनों ही तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या गिवन था, जीडीपी एट एमपी गिवन था, तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही केस में हमारे आंसर सही आने वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तुरंत, ठीक है। रिमेंबर हमने ऑलरेडी, देखो हो सकता है कि आपके रिफ्रेशर्स वगैरह में ना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं गिवन हो, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन, सो दैट इज वाई वी विल कैलकुलेट। मैंने इसको आपको कैलकुलेट करना बताया भी है ना, तो ये बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, फाइन। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज NNP एट FC। अब मैंने ऐसे लिख दिया, आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बेसिकली नेशनल इनकम ही लिखा है, फाइन। Of a particular country in a year was rupees 1900. ओके, साथ साथ में लिखते चले जाओगे तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फाइन। नाउ देयर आर नो इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म गवर्नमेंट और बाय द फर्म्स गवर्नमेंट टू द हाउसहोल्ड। सो कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट है ही नहीं, ठीक है, हटा देते हैं। द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड इज रुपीज 1200, ठीक है। Next we have is the personal income tax paid by them is rupees 600 crores. Okay, so the personal income taxes paid by them is rupees 600 crores. Fine. And the value of retained earnings of the firm and the government is valued rupees 200. Retained earnings किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। प्रॉफिट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारे पास 3 चीजें आती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये प्रॉफिट का पार्ट है, फाइन। ऑफ द गवर्नमेंट इज वैल्यूड रुपीज 200 crores, fine. What is the value of the transfer payments made by the government and the firms to the households? तो बेसिकली हमें निकालना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स कितने हैं हमारे पास। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, फाइन, बिकॉज हम लोग को बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस करने की आदत है, टेबल फॉर्मेट में दे दिया, उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे पास गिवन रहते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें दिक्कत होती है, फाइन। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करो कि अपना एक पहले टेबल फॉर्म करो, उसके बाद वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना वैसे अगर हम देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली हमें टैबलेट फॉर्मेट में मिलता है, लेकिन यू नेवर नो, दिस इज योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। सो दैट इज़ वाई सारे एरियाज को हम लोग कवर करने वाले हैं। डजेंट मैटर कि है ना कि कोई चीज़ हमारा ऑलरेडी आ चुकी कि नहीं आ चुकी, जो आ चुका है ऑलरेडी उस पर तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे ही, फाइन। लेकिन जो कुछ टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको भी हम कवर करेंगे। ये तो NCERT सॉल्यूशंस हैं, सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लेट्स क्विकली रीड द क्वेश्चंस वन अगेन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? NNP एट FC, ठीक है। NNP एट FC इज बेसिकली और नेशनल इनकम, उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई गेस, है ना। इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो ये चीज़ हमने लिख दी है यहाँ पे। ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इज गिवन अस रुपीज 1900 crores. देयर आर नो इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स एंड द गवर्नमेंट और बाय द फर्म्स एंड गवर्नमेंट टू द हाउसहोल्ड्स. द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड इज 1200 crores and the personal income taxes paid by them is 600 crores and the value of the retained earnings of the firm and the government is valued at rupees 200 crores. Now what is the value of the transfer payments made by the government and the firms to the households? So first of all students, what is transfer payments? हमने ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा है इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जहाँ पे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहे थे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर पेमेंट्स? दोज पेमेंट्स बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वगैरह जो हमने उसमें पढ़े थे कि वन टाइम ट्रांसफर जो कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफर पेमेंट्स में कंसीडर करते हैं। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि कौन कौन से ऐसे पेमेंट्स हैं जो किसने किए हैं, गवर्नमेंट ने फर्म्स और टू हाउस होल्ड्स में, दोनों के बीच में कितना हुआ है पेमेंट एक्सचेंज, उसको हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एज पर द क्वेश्चन द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दैट इज PDI इज गिवन 1200 crores। देखो जो भी पहले क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, आंसर करने का टेक्निक यही है कि सबसे पहले एक एक लाइनर में आप उसको लिख दो। इससे सबसे पहले तो आपका ऑफकोर्स स्पेस भी भरेगा आपके क्वेश्चन पेपर का जो आप लिख रहे हैं, प्लस आपका बेटर रिप्रेजेंटेशन भी आएगा। सो दैट इज वाई फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। सो यू कैन राइट एज पर द क्वेश्चन PDI दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज गिवन टू अस दैट इज रुपीज 1200 crores, फाइन, एंड द पर्सनल टैक्सेस
are given as 600 crores. I told you to make a table of it. You can make a table or write in format of this. Now, what is the formula of personal income? Personal income is basically equals to your personal disposable income plus direct taxes. हमने already ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं. The formulas you have already gone through. So, our personal income is basically equals to personal disposable income plus direct taxes. What are direct taxes, students? क्या जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? सबसे पहले मुझे बताओ. टैक्सेस बेसिकली डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. ये दो तरह के टैक्सेस हम पढ़ते हैं. तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है, ये मुझे आप लोग प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में. फाइन. अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज इनकम टैक्स. इसका मतलब वो टैक्सेस जो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, मतलब जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो हमारा टैक्स ही बढ़ता चला जाता है ना. तो ये जो हमारे टैक्सेस रहते हैं, दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, डायरेक्ट इन नेचर, जो डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं. फाइन. तो अगर मुझे पर्सनल इनकम अपना कैलकुलेट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम कौन सी इनकम होती है स्टूडेंट्स? जो हम खर्च करने को रेडी है. बेसिकली आप परचेजिंग पावर, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, मेरे डायरेक्ट टैक्सेस. तो मेरे पास क्या अमाउंट आ जाएगा, पर्सनल इनकम का अमाउंट आ जाएगा. राइट. सो हमें जो पर्सनल टैक्सेस यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस गिवन है वो कितने हमारे पास 600 करोड़ हैं. फाइन. एंड हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हमें कितना गिवन है, 1200. तो क्या मैं टोटल कर सकती हूँ दोनों का? सिंपल सा फॉर्मूला है. तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना रहेगा, 1200 मेरा हो जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्लस मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगी, डायरेक्ट टैक्सेस विच इज गिवन एज रुपीज 600 करोड़. सो व्हाट विल बी आवर टोटल, 1800. And you have to write it like this. Okay, one more thing you have to remember students, that you always have to mention this, right? रुपीज़ है, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे सिंबल बना दो, बट यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स. कई बार इसके मार्क्स नहीं भी करते बिकॉज जल्दी में चेकिंग होती है, बट हमेशा कोशिश करना है कि हम तो अपना 100% दें. फाइन. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पर्सनल इनकम. क्या इसी में किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. राइट. नाउ शैल वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करना है. सो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, पर्सनल इनकम प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग्स स्टूडेंट्स? रिटेन्ड अर्निंग्स, और वी कैन आल्सो कॉल्ड इट रिटेन्ड सेविंग्स. व्हाट इज इट? बेसिकली वो अमाउंट जो हमने अपना एक बचा के रख लिया है, जिसको हम सोच रहे हैं कि आगे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, सो उस अमाउंट को अगर मैं सेव गार्ड करके रखती हूँ, दैट इज व्हाट रिटेन सेविंग्स. सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है प्राइवेट इनकम, राइट, सो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगा, पर्सनल इनकम प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स. व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइवेट इनकम? सो प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू द पर्सनल इनकम right, personal income plus our retained savings. Now let's move on to the question and see कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी गिवन थी. तो मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम गिवन थी, उससे मैंने अपनी पर्सनल इनकम निकाल ली. अब मुझे क्या निकालना है, टैक्सेस मुझे गिवन था तो वो मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया. उसके अलावा मुझे क्या गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग्स ऑफ द फर्म एंड द गवर्नमेंट इज वैल्यूड रुपीज 200. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मेरी रिटेन सेविंग्स हैं ये मेरी 200 है. राइट. इतना तो हम फिगर आउट कर सकते हैं. और मेरी जो पर्सनल इनकम निकल के आई वो है मेरा कितना, 1800. सो माय क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस, 1800 प्लस 200. 200 मुझे कहाँ से मिला स्टूडेंट्स, यहाँ पे. इट वॉज ऑलरेडी गिवन टू अस, हमने कुछ निकाला नहीं है इसके लिए. ठीक है. पर्सनल इनकम जरूर मैंने कैलकुलेट करा था, है ना. पर्सनल इनकम मैंने कैलकुलेट किया था जब मैंने डायरेक्ट टैक्सेस को और मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को मैंने ऐड कर दिया था, तब मेरे पास प्राइवेट इनकम आ गई थी. लेकिन अब मुझे जब कैलकुलेट करना है अब प्राइवेट इनकम, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, पर्सनल इनकम प्लस रिटेन सेविंग्स, जो कि 200 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है. क्लियर. सो दैट इज वाई हम इन सारी चीज़ों को ही ऐड करेंगे. बस जस्ट अ सेकेंड. क्लियर. सो रिटेन सेविंग्स मेरी कितनी हो जाएंगी, रुपीज 200. तो जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 2000 आ जाएगा. सो 2000 करोड़ विल बी माय प्राइवेट इनकम. ठीक है. और मेरा पर्सनल इनकम क्या था, 1800. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मुझे ऑलरेडी गिवन था 1200. तीनों ही टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं. राइट. नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है भाई, मुझे बोला गया था कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम. सो NNP at FC is equals to national income
ठीक है। तो अब मुझे जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, प्राइवेट इनकम माइनस मैंने जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स करें, अब देखो ट्रांसफर पेमेंट तो शायद मुझे कैलकुलेट ही करने थे, राइट? ट्रांसफर पेमेंट्स कैलकुलेट करना था, मेरा क्वेश्चन ही ये था दैट you have to calculate what is the value of transfer payments made by the government and the firms to the household। तो मुझे वही कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, बेसिकली फॉर्मूला में पुट कर दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी NNPFC यहाँ पे गिवन है जो कि है 19 करोड़, है ना? तो ये मुझे ऑलरेडी चीज़ गिवन है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, NNPFC दैट इज 1900 करोड़, ठीक है, रुपीज़ 1900 करोड़, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम मेरे पास कितना निकल के आया, 2000 करोड़, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा मेरा ट्रांसफर पेमेंट्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रांसफर पेमेंट्स इज इक्वल्स टू 100 करोड़। सो ट्रांसफर पेमेंट्स हमने कितने किए हैं, टोटल 100 करोड़ किए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आई थिंक अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट CBSE नॉर्म्स हम बोला जाए तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी सारी बुक्स में ऑलरेडी ये आपको दिखा होगा। आई थिंक पावर बूस्टर वाले चैप्टर वाले टाइप्स में आपको दिखेगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन रहती है ना, वहाँ पे आपको ये वाला चैप्टर देखने को मिलेगा। लेकिन NCERT में स्टूडेंट से गिवन है, उसका क्वेश्चन भी हमारे पास है, तो उसको स्किप नहीं कर सकते। दो हमारा ऐसा लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड राइट नाउ इन द आवर सिलेबस, बट द थिंग इज वी नीड टू मेक श्योर कि कुछ भी चीज़ कहीं से आ सकती है, काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक है, उसी से जुड़ा टॉपिक है हमारे नेशनल इनकम से, तो हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना जितना हमें क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़ो। सबसे पहले आप पर्सनल इनकम का याद रखो कि पर्सनल इनकम क्या होता है हमारे पास, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस। ये करूँगी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारी पर्सनल इनकम। और अगर मुझे प्राइवेट इनकम निकालना है तो मैं पर्सनल इनकम प्लस कर दूंगी रिटेन सेविंग्स या रिटेन अर्निंग्स, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्राइवेट इनकम। और अगर मुझे NNPFC निकालना है ना, तो प्राइवेट इनकम से अगर मैं माइनस कर दूंगी मेरे डायरेक्ट ट्रांसफर्स जो है, ट्रांसफर पेमेंट्स, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम। दैट्स इट, जस्ट रिमेंबर दिस मच, ठीक है। एक बार मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि आपको ये सारे जो फॉर्मूलेस है ना, आप इसको याद रखो बस, ठीक है, बस आप इसको याद रखोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। अपनी फॉर्मूला वाली कॉपी में लिख दो और सब ठीक हो जाएगा। फाइन, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अलग से लिखना भी है फॉर्मूलेस, बिना फॉर्मूले लिखे कुछ नहीं होना। क्लियर जी, समझ आया? हाउ वाज द क्वेश्चन? वी हैव नॉट सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर, सो आई अंडरस्टैंड दिस कुड बी अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन समझ आया क्या, क्लियर हुई चीजें? बिकॉज हमने ये सारी चीजें इतना डिटेल में नहीं पढ़ी हैं, because it is not there in our syllabus, but still because it is in the NCERT book we are going through it. Fine, chalo next question number 9. okay, again we have a question for personal disposable income. अभी हमने देखा था भाई कैसे निकलता है personal disposable income। बेसिकली अगर मैं पर्सनल इनकम से माइनस कर दूंगी डायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी आ जाएगा। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और मेरे पास कुछ चीज़ें ऑलरेडी गिवन है। कौन कौन सी चीज़ें गिवन है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, NDPFC, व्हाट इज इट? क्या NDPFC को कुछ और भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई एम गिविंग यू 2 minutes, टेल मी द आंसर। NDPFC को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट? डोमेस्टिक इनकम, करेक्ट। इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, राइट? चलो, तो हमें क्या गिवन है? NDPFC हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, NDPFC, ओके। नेक्स्ट हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? इसी को रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं। फाइन, देन कॉर्पोरेट टैक्स हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। प्रॉफिट में कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? प्रॉफिट में कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? एक तो हमारे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स, फाइन, एक हमारे पास क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स, और एक मेरे पास क्या आता है? डिविडेंड। ये तीनों को मिला के ही तो प्रॉफिट बनता है, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। तो ये जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
फाइन. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड्स, इंटरेस्ट पेड बाय हाउसहोल्ड्स, ट्रांसफर इनकम हमें गिवन है, पर्सनल टैक्स हमें गिवन है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में आप लोगे. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर डायरेक्ट टैक्स. फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट. ठीक है, इसका भी आप लिख लो. अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है या भूल गए तो आप ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो. फाइन, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दिस, आपके एक तरीके से आपको हेल्प हो जाए इसलिए. ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन एग्जामिनेशंस. क्लियर, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है हमने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया. कॉर्पोरेट टैक्स जो होगा ये भी हमारा प्रॉफिट का पार्ट होता है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग्स कहते हैं, ये भी हमारे प्रॉफिट का पार्ट ही होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स. फाइन, उसके बाद हमें डिविडेंड हमें गिवन नहीं है. फाइन, ट्रांसफर इनकम हमें गिवन है और पर्सनल टैक्स को मैं डायरेक्ट टैक्सेस भी बोल सकती हूँ. क्लियर, हमने अभी पढ़ा है कि पर्सनल टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं. सी, यहाँ पे पढ़ा था हमने, सो दैट इज वाई. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट स्टूडेंट्स कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. वी आर ऑलरेडी गिवन, हमें ऑलरेडी गिवन है एनडीपीएट एफसी गिवन है. हमें कैलकुलेट करना है पर्सनल इनकम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पर्सनल इनकम? दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, है ना. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई पर्सनल इनकम क्या होता है. इज इक्वल्स टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, तो वो क्या होता है पर्सनल इनकम. तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीडीआई को निकालूं. उसके लिए सबसे पहले मुझे प्राइवेट इनकम को निकालना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स, प्राइवेट इनकम हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी हमें ऑलरेडी गिवन है ना. एट एफसी हमें ऑलरेडी गिवन है. अगर उसमें मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरा क्या बन जाएगा? एनएनपी एट एफसी. क्योंकि जब भी डोमेस्टिक में अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगी तो मेरे पास नेशनल इनकम बन जाएगा. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट. प्लस क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस मुझे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड. अब बोलोगे मैम इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं था? बिकॉज पिछले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि यहाँ पे लेट मी सी, देयर इज नो इंटरेस्ट. यस, देयर आर नो इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड. तो अगर इसमें भी इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड होता तो मैं इसको भी ऐड करती, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था हमें क्वेश्चन में कि हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट पेमेंट को लेना ही नहीं है. सो दैट इज वाई हमने इसको वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था. कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना पड़े हमें कि प्राइवेट इनकम हमें कैसे निकलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इनकम ओवर हेयर? सबसे पहले नेशनल इनकम, फाइन. ये नेशनल इनकम मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, प्लस में करूंगी ट्रांसफर पेमेंट्स, ओके, टीपी प्लस हमारा इंटरेस्ट. तो सबसे पहले अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मुझे डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो दैट इज वाई जो हमें ये गिवन है फिगर एनडीपी एट एफसी हमें 8000 गिवन है. फाइन, सो 8000 प्लस मैं क्या करूंगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आप कितना गिवन है? 200. तो दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 1000 आ जाएगा. सो दिस 1000 इज बेसिकली व्हाट? योर नेशनल इनकम. सॉरी, दिस इज 8200. सो 8200 हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा. उसमें मैं क्या ऐड करूंगी? ट्रांसफर पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट. तो जब मैंने ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट को ऐड किया तो जो मेरे पास आपके पास 10,000 करोड़ का फिगर आ रहा है उसी को मैं क्या बोल सकती हूँ? प्राइवेट इनकम. जस्ट लर्न द फॉर्मूला ऑफ प्राइवेट इनकम. व्हाट इज इट? बेसिकली नेशनल इनकम. ठीक है, नेशनल इनकम प्लस हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स एंड हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट्स भी या इंटरेस्ट रिसीट भी आएगा. क्लियर. तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? प्राइवेट इनकम. अब मुझे सपोज पर्सनल इनकम निकालना है. तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? प्राइवेट इनकम जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे 10,000 करोड़ माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, या प्रॉफिट भी लिख सकती हूँ मैं, डायरेक्टली प्रॉफिट लिख दो, क्योंकि प्रॉफिट में दोनों चीज़ें आ रही हैं. यहाँ पे मेरा टैक्स भी आ रहा है और रिटेन अर्निंग्स भी आ रहा है. तो अगर मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ, प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1000 और रिटेन अर्निंग्स और टैक्स हमारे पास कितना गिवन है? ओके, सो दिस विल बी अराउंड 1500, है ना. तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास जो 10,000 करोड़ यहाँ पे गिवन है उसमें से अगर मैं 1500 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 8500 करोड़. सो ये मैंने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स? दिस विल बी माय पर्सनल इनकम. क्लियर हुआ सभी को? ओके, फाइन. नेक्स्ट वी हैव, हमें क्या कैलकुलेट करना है?
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने के लिए अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, पर्सनल इनकम को लेंगे, माइनस कर देंगे डायरेक्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट पेड, तो हमारा आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। सो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वुड बी स्टूडेंट्स कि सबसे पहले पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस एंड माइनस इंटरेस्ट पेड। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, दैट इज वाई वो प्लस हुआ था, ये पेड है तो माइनस होगा। तो अगर मैं बात करूँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, पर्सनल इनकम कितनी निकल के आई मेरी 8500 करोड़। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 8500 करोड़। नाउ अब मुझे इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास ऑलरेडी कितना गिवन है 500, तो मैंने बोल दिया 500 में माइनस कर दूंगी। फाइन, अब उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, इंटरेस्ट पेड। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर हमने 1500 लिया था तो इंटरेस्ट पेड में कितना लूंगी 1200। फाइन, सो 1200 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। फाइन, तो अगर मैं 8500 से 1700 माइनस कर दूंगी तो मेरा अराउंड 6800 करोड़ आंसर निकल के आ जाएगा। इज दिस क्लियर, समझ आया? देखो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम का, ये वाला स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपको एक दो क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इसको बार बार आपको करना पड़ेगा, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फाइन, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन किया है, एंड जस्ट रिमेंबर दीज क्वेश्चन है ना, ये जो आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे गिवन है ना, जस्ट अ सेकेंड, these formulas are important for you to remember as it is. Fine, take a quick screenshot of this one. Done, clear हुआ सभी को? तो देखो ये वाला, देखो नेशनल इनकम की तो कोई टेंशन नहीं, उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन जब बात आता है प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम है ना, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीज़ों के ज़्यादा हमने क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व नहीं करे स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ नॉट करेंटली मेंशन इन द सिलेबस, बट स्टिल बिकॉज इन एनसीईआरटी दीज क्वेश्चंस आर वेरी प्रोमिनेंट, आपने देखे बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस आर गिवन, सो दैट इज वाई मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊँ। इसमें आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको एटलीस्ट ये वाले जो फॉर्मुलेज हैं यू विल हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। फाइन, क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही है? कैसे आपके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, okay, moving on, question number 10, let's see what is that. So we have, in a single day Raju the barber collects rupees 500 from haircuts. Over this day his equipment depreciates in the value by rupees 50. So what is the meaning of depreciation? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक हम पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जब तक डेप्रिसिएशन का आंसर आ जाना चाहिए। फाइन, ऑफ द रिमेनिंग रुपीज 450 राजू पेज सेल्स टैक्स वर्थ रुपीज 30 एंड टेक्स होम रुपीज 200 एंड रिटेन्स 220 for improvement and buying of new equipments. He further pays rupees 20 as an income tax from his income. Based on this information, complete Raju's contribution to the following measures of the income, that is gross domestic product, NNP at MP, NNP at FC, and personal income and personal disposable income. Now mark this question a very important question because इसमें उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पूछा है और एक तरीके से पूरा टेस्ट होने वाला है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स, प्लस ये सारी चीज़ें हैं ना, इसका आपको टेबल बनाना है। जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल फिगर्स गिवन हैं उन सभी का आपको एक टेबल फॉर्मेट में बनाना है। क्लियर, जल्दी से बनाओ एंड लेट मी नो भैया डेप्रिसिएशन क्या है, व्हाट आर द 3 रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी जानना है मुझे। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है एंड डेप्रिसिएशन के कौन कौन से 3 एक तरीके से वो होते हैं जिसके से वो डेप्रिशिएट होता है। व्हाट आर द 3 रीजंस? अच्छा, एक अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पूछ लूँ, चलो डेप्रिसिएशन को निकालने के कौन से 2 मेथड्स आप लोग पढ़ते हो? ठीक है, प्लीज लेट मी नो, जल्दी से लो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत धीरे से और आराम से समझेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसकी। ठीक है, जल्दी से आपको सारी चीजें बनानी है। ओके, सो इन अ सिंगल डे राजू द बार्बर कलेक्ट्स रुपीज 500। तो एक तरीके से उसका कितना कलेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स? 500 का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें से भी क्या हो रहा है भाई, 50 रुपए की वैल्यू उसकी रोज गिर रही है उसके इक्विपमेंट्स की। क्या क्या सामान होता है भाई, कैंची हो गई, कंघी हो गई, ये सारी चीजें होती है बार्बर के पास। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू गिर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 50 रुपीज तो उसकी वैल्यू जा रही है, राइट? सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया।
अब उसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी, ओके, जीडीपी को कैलकुलेट करना है, फिर हमें करना है एनएनपी एट एमपी, फिर हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, ओके। ये वाले क्वेश्चंस आपने पहले नहीं करे होंगे, राइट, आई नो, क्योंकि हमने जो इससे पहले भी क्वेश्चंस करे हैं, बहुत हमने पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपने नहीं करे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर यू ऑल, राइट। देन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स तो फिर भी थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे होंगे, बिकॉज बैक टू बैक हमने इसके 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लियर, चले, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो जो हमें गिवन है उसको एज पर दी क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। सो एज पर द क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 30 गिवन है, ठीक है, पर्सनल टैक्स हमारे पास 20 गिवन है, डेप्रीसिएशन हमारे पास 50 गिवन है, रिटेन अर्निंग्स हमारे पास 220 गिवन है। अब देखो, जब मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ रही थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसको एक एक चीज़ को ऐसे लिखा तो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, जब हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, अगर टेबल फॉर्मेट में हमें चीज़ें गिवन रहती हैं तो उसमें भी तो ये सारी चीज़ें गिवन रहती हैं कि भाई टैक्स कितना है ना, डेप्रिसिएशन कितना है, ये सारी चीज़ें गिवन है, इसमें भी सेम चीज़ें गिवन है, लेकिन वो पैराग्राफ वाइज में गिवन है, सो दैट इज हमें लगता है कि भाई ये क्या दे दिया, राइट। चलो, तो सबसे पहले क्या लिखना है, वॉट एवर इन द क्वेश्चन इज गिवन टू यू जस्ट राइट इट इन अ सेंटेंस। भाई क्या गिवन है हमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹30, पर्सनल टैक्स 20, डेप्रिसिएशन हमारे पास 50 हमारे पास गिवन है, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है राजू पे सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज वाई वो ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आपको समझ आया। देन वी हैव रिटेन अर्निंग्स, बिकॉज उनने क्या बोला, रिटेन्स 220 रिटेन्स कर लेता है, अपने पास बचा के रखता है ताकि वो नए सामान खरीद पाए और इम्प्रूवमेंट कर पाए अपने इक्विपमेंट्स में। फाइन, क्लियर हुआ, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ये वाले पार्ट का, ठीक है, ये आपको लिखना है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको लिख लेना है तो आप ही के लिए इजी हो जाएगा, समझ आया। तो ये हमने लिख लिया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी विच इज गिवन टू अस ₹500, ठीक है, विच विल बी कैलकुलेटेड ओवर हेयर। नेक्स्ट, क्योंकि 550 हमारे पास गिवन है, अगर उसमें मैं अपना डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, क्लियर हुआ, फाइन। देन अगर हमें एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, हमें एमपी यानी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास फिर ₹450 आ गया, सिंपल, राइट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो अगर एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है तो एनएनपी एट हमें गिवन है नेट एमपी, माइनस में क्या कर दूंगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पूरा का पूरा आ जाएगा, मुझे एनएनपी एट एमपी गिवन है, फाइन। तो अगर मैं 450 से माइनस कर दूंगी, हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें भाई कितना गिवन है, -30 इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है ना, सब्सिडीज नहीं गिवन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सो दैट इज वाई जो मेरा अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 420, ठीक है। अब देखो इसको आप बहुत शॉर्ट में लिखा है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास अमाउंट देखिए, हमारे पास किसका गिवन हुआ है, 450 हमारे पास कैलकुलेटेड है कि वो कितना एक तरीके से अर्न कर रहा है, 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, सो दैट विल बी आर ₹500, सो दैट इज वाई दैट इज आंसर। अगर मुझे एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है और मेरे पास ऑलरेडी ग्रॉस डोमेस्टिक, देखो एनडीपी, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, तो जब भी मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे क्या करना रहता है, माइनस डेप्रिसिएशन, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन कर रही हूँ। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है कि डेली बेसिस से 50 रुपए से लगभग उसकी वैल्यू गिरती है, तो वही डेप्रिसिएशन हुआ। सो दैट इज वाई जीडीपी एट एमपी मेरे पास कितना गिवन है, 500, माइनस में उसमें क्या कर दूंगी स्टूडेंट्स 50, तो मेरे पास कितना आंसर आ गया, 450। कोई डाउट? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो स्पीड अप, है ना, बस थोड़े से 2 क्वेश्चंस और बचे स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा लेंदी इसलिए हो गया बिकॉज सारी चीजें हमने नई नई पढ़ी हैं इसमें, है ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। चलो ये हुआ। नेक्स्ट क्या था भाई, अब मुझे क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो क्या करूंगी भाई, मेरे पास जो निकाला है मैंने एनएनपी एट एमपी, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर दूंगी, एनआईटी। तो जब मैं माइनस कर दूंगी तो क्या हो जाएगा भाई, 450 माइनस 30। अब तुम लोग बोलोगे मैम ये 30 कहाँ से आया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, गिवन है कि नहीं गिवन है, तो सब्सिडीज भले ही मेरे पास नहीं गिवन है पर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, तो मैं सिर्फ इसको इंक्लूड करूंगी। सो दैट इज मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 450 में से जब मैं 30 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 420 आंसर आएगा, ठीक है। सो 420 रुपीज।
इसमें करोड़ फरोड़ मत लिख देना तुम लोग, क्यों? बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया वो 500 रुपये ही कमा रहा है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी से, फटाक से जल्दी से फिनिश करना है मुझे। बहुत देर से हम ये पूरे का पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, राइट? चलो आ जाते भाई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? बेसिकली हमारा नेशनल इनकम से अगर मैं रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो नेशनल इनकम मैंने अभी निकाला था भाई, ₹420 मेरे पास आ गया था। अब रिटेन अर्निंग्स कैसे निकाल लूँ भाई? रिटेन अर्निंग्स क्या बोला था उनने भाई, कितना रिटेन करके रखूंगा? 220, है ना? तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास कितना आंसर बचेगा स्टूडेंट्स? ₹200। 220 नहीं पता चल रहा है कहाँ लिखा है? देखो इधर, यहाँ पे क्या लिखा है? राजू पे सेल्स टैक्स विथ ₹30। तो ये सेल्स टैक्स क्या होता है? मेरा इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसलिए ₹30 मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में लिखा है यहाँ पे। वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स? यस, हियर। नाउ टेक्स होम ₹200, मतलब 200 रुपये वो अपने खर्चे के लिए घर ले जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिटेन कितना कर रहा है? 220। सो रिटेन का क्या मतलब होता है? ऐसा अमाउंट जो बचा के रख रहा है अपने प्रॉफिट में से कि इसको भाई मैं यूटिलाइज करूंगा इंप्रूवमेंट के लिए और नए इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। वैसे ही कंपनी में भी रिटेन अर्निंग्स हम लोग रखते हैं कि आने वाले टाइम पे कब जरूरत पड़ जाए, राइट? चलो, सो हम लोग कहाँ पे थे भाई? यहाँ पे। तो पर्सनल इनकम क्या हो जाएगा मेरा? NNP@FC क्या होता है भैया? ये नेशनल इनकम माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स। लो जी, लिख दिया जी। अब क्या लिखना है? 420 माइनस 220, 200 रुपीज। व्हाट इज इट? पर्सनल इनकम। नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम बोलते हैं PDI। तो पर्सनल इनकम से निकल जाएगा वो। पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है ₹20 हमें गिवन है। सो दैट इज वाई 200 में से अगर मैं 20 रुपये हटा दूंगी तो भाई कितना बच जाएगा? 180। काश नेशनल इनकम का कैलकुलेशन इतना इजी होता, राइट? इसमें तो हमें क्योंकि 500 की वैल्यू गिवन थी, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना था, तो हमें बहुत ईजी लग रहा था। लेकिन वैसे कितने में बड़े बड़े क्वेश्चन हमने किए, राइट? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। कैसा लग रहा है वीडियो? समझ आ रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दिस क्लास। कैसा लग रहा है वीडियो? इकोनॉमिक्स समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक करिए। फाइन, चलिए आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट 2 more questions टू गो स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी करेंगे बहुत अच्छे से। सो द वैल्यू ऑफ नॉमिनल GNP ऑफ एन इकोनॉमी वाज ₹। अभी मैं बोल रही थी कि अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे, आ गया फिर से बुरा क्वेश्चन, फिर से बड़े बड़े हमारे पास डेटा आ गया। सो 2500 करोड़ का हमें यहाँ पे क्या गिवन है? GNP ऑफ एन इकोनॉमी गिवन है इन अ पर्टिकुलर ईयर। द वैल्यू ऑफ GNP ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवेल्युएट एट द प्राइसेस ऑफ सेम बेस ईयर। ओके, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था ना करंट प्राइसेस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर के प्राइसेस पे रियल पता चलता है हमें। हमने पढ़ा है ये चीज़, है ना? कि बेस ईयर के प्राइसेस पे निकालते तो हमें रियल इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। और नॉमिनल क्या होता है? फॉर द नेम सेक, यानी करंट प्राइसेस पे निकालना, है ना? करंट प्राइसेस पर निकालना, नेम से उसको नॉमिनल बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो वाज ₹3000 करोड़। ओके, तो क्या बोल रहे थे? नॉमिनल GDP अगर बात करें 2500 करोड़ थी, लेकिन द वैल्यू ऑफ GNP ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेम ईयर इवेल्युएटेड एट बेस ईयर, यानी 2011-12 के प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट किया तो ₹300 मेरे पास 3000 करोड़ आ रहा था। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ GNP डिफ्लेक्टर, है ना, ऑफ द ईयर इन द परसेंटेज टर्म। GNP डिफ्लेक्टर कैसे निकलता है? हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हैज द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड द ईयर अंडर कंसिडरेशन। ईयर अंडर कंसिडरेशन मतलब इतना फैंसी सा लिख दिया, लेकिन मतलब इसका करंट ईयर ही है कि भैया हमें कैलकुलेट करके बताओ कि कितना GDP डिफ्लेटर है, कितना हमारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और दोनों के बीच में कितना हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है हमारे बेस ईयर के प्राइसेस पे और हमारे करंट ईयर के प्राइसेस पे। क्लियर हुआ? सबसे पहले तो भाई इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का जल्दी से। Just 2 more questions students, right? We got this. चलो ओके, चलो भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की। तो सबसे पहले GNP डिफ्लेक्टर या GDP डिफ्लेक्टर की बात करूँ, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल GNP, ऑफ कोर्स GNP देखो
अच्छे से लिख देती हूँ, अच्छे से, राइट। सबसे पहले लिखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे नॉमिनल जीएनपी फाइन डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी जस्ट लाइक दिस इनटू 100। इससे क्या निकलता है, हमारा निकलता है भाई जीडीपी डिफ्लेटर या जीएनपी डिफ्लेटर। तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीएनपी, नॉमिनल की ऑलरेडी हमें गिवन हुई है, कितनी है भाई हमारे पास 2500 करोड़, ठीक है। एंड द वैल्यू कैलकुलेट ऑन द बेस ईयर, तो मैंने क्या बोला था भाई बेस ईयर को रियल बोलते हैं, है ना, सो दैट इज वाई 3000 हो गया। रुको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, अब समझ आ रहा है, ठीक है। इनटू क्या करना है भाई 100, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 83.33%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नो द प्राइस लेवल हैज फॉलन डाउन बाय 100 से अगर मैं माइनस कर दूंगी तो दैट इज 16.667 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारा जो बेस ईयर का हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट कि भाई बेस ईयर और करंट ईयर जो हमारा चल रहा है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ना। अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो 2500 करोड़ है और यहाँ पे हमारा 3000 है, तो इतना तो हमें पता कि कहीं ना कहीं करंट ईयर की अगर बात करूँ तो ये लैग कर रहा है, तो ये हमारा एक तरीके से माइनस में जाने वाला है। तो जब मैंने 100, क्योंकि 100% हम मानते हैं ना, तो 100% में से मैंने इसको एक तरीके जीडीपी डिफ्लेटर को जब माइनस किया तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट, 16.6। तो ये क्या हो रहा है, मेरा माइनस में जा रहा है, ठीक है। सो माइनस में मतलब प्राइस का लेवल गिर गया है, सो द प्राइस लेवल हैज फॉलन, फाइन, क्लियर हुआ। देखो स्टूडेंट्स ये वाले पूरे क्वेश्चन में ना कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है हमारा, ये वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा है हमारे पास नेशनल इनकम एट नॉमिनल एंड करंट प्राइसेस, ठीक है। तो नॉमिनल की अगर मैं बात करूं एंड कांस्टेंट की, ठीक है। नॉमिनल बेसिकली हम लोग निकालते स्टूडेंट्स हमेशा करंट ईयर पे, ठीक है, और कांस्टेंट हमेशा निकलेगा आपका रियल ईयर पे, रियल भी इनकम बोलते हैं इसको, या जीडीपी, जो हमेशा किस पे निकलता है, बेस ईयर के प्राइसेस पे, फाइन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑल्सो ऑफ द आंसर, फाइन, क्विकली, जल्दी जल्दी। ये वाला पूरा पोर्शन आपको लिखना है, ये वाला पोर्शन भी लिखना है, फाइन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ, डन, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, दैट इज नॉमिनल, एक मिनट, यस, दैट इज नॉमिनल divided by real into 100, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन एंड दिस सेशन विल बी ओवर, ठीक है। एक बार ताली बजा दो भाई, इतना लंबा सफर हम करके आ गए, बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ा हमने, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, राइट। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी तक, है ना, फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और कैसे बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं पूरे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओके, राइट डाउन सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत हमारा इजी पीजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से बन जाएगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरेटिकल हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स हमने जब जीडीपी एंड वेलफेयर वाला, आपको इसका पूरा सेशन देखना पड़ेगा, जीडीपी एंड वेलफेयर का सेशन, ओके, जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है स्टूडेंट्स, आप उसको जाके देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो जीडीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या जीडीपी बढ़ना और वेलफेयर बढ़ना एक बात होता है कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी मेरा बढ़ रहा है, तो मतलब इंडिया बहुत डेवलप कर रहा है,
क्या ये सही है? या मैं इंडिया डेवलप की जगह बोलूँ कि हमारा वेलफेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ वेलफेयर? बेसिकली सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छा होना, उनके लिए कुछ अच्छा करना। जैसे कि वेलफेयर करना एक तरीके से हम बोलते हैं सोशल सर्विस हो गया है ना, चैरिटी करना, डोनेशंस करना, या ऐसी चीज़ें करना बाय द गवर्नमेंट जो हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाए, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, हमारी एजुकेशन को बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? दिस आर बेसिकली रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। अब गवर्नमेंट का यूजली हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव रहता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब मैं बात करूँ क्या जीडीपी और वेलफेयर दोनों साथ में रिलेटेड हैं कि नहीं, है कि नहीं? अब हमें पता है कि जीडीपी एक करेक्ट इंडिकेटर तो बिल्कुल भी नहीं है वेलफेयर का। जरूरी नहीं कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका मतलब है कि सब अमीर हो रहे हैं, right? Of course there is lot of inequalities rising between the rich and poor, so we need to understand that, right? वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन of course the government is working towards it कि कैसे उसको कम किया जाए। बट फिलहाल की अगर बात करें तो डेफिनेटली जीडीपी और वेलफेयर की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो सभी के साथ अच्छा हो रहा है, राइट? तो उसके कौन कौन से लिमिटेशन से स्टूडेंट्स हमको उसको लिखना है। फाइन, फर्स्ट वी हैव इज these are the limitations of using GDP as an index of welfare of a country। सबसे पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं होता है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोनॉमिक वेलफेयर विच वी ऑलरेडी नो बिकॉज ऑफ जीडीपी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ सम इंडिविजुअल। प्राइजेस बढ़ने की वजह से भी जीडीपी हो सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो रहा है। हमने क्या बोला? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, right? So that is why we say the gap between the rich and poor is increasing. Now coming to the second part, that is non-monetary exchanges. So gross domestic product is underestimated by the way of not calculating of non-monetary exchanges। देखो जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं हम सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को ही कंसर्न रखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि भाई हमारी मम्मियाँ जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती हैं, खाना बनाती हैं, सब चीज़ें करती हैं, घर का पूरा काम संभालती हैं, दे डू नॉट गेट पेड फॉर इट। ना हम उसकी उन सर्विसेज को कभी भी इंक्लूड करते हैं हमारे नेशनल इनकम को या डोमेस्टिक इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, या जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करती है, लेकिन इसको हम मार्केट वैल्यू नहीं लगा सकते, पैसे का मोल नहीं लगा सकते इन सारी चीज़ों का। दैट इज़ वाई इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे कभी भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। सो दैट इज़ वाई जीडीपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस को कंसर्न में नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं रियल चीजें जो और भी वेलफेयर को कंट्रीब्यूट कर सकती है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता। क्लियर? तो सबसे पहले आप इन दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। डन? ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नलिटीज हमने पढ़ा था जो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। सो इट रिफर्स टू द गुड एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और द पेनल्टी फॉर इट। जैसे कि पोल्यूशन की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, लेकिन हम उसकी चीज़ों को कंसर्न में नहीं लेते। पब्लिक पार्क्स वगैरह जो बनते हैं वो कितना अच्छा होता है, लोगों को एक फ्रेश एयर मिल सकता है, एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जहाँ पे वो जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सो दोनों ही चीज़ें, तो अच्छी बुरी दोनों को ही कंसिडर नहीं करता। तो जो एक्चुअली में वेलफेयर को इफेक्ट करती है वो सारी चीज़ें इसमें कंसर्न है ही नहीं, राइट? तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? क्लियर? समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मैं बोलूँ अगर इतने सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आई हैव सीन इट इन द सीबीएसई ऑल्सो। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी और वेलफेयर के बारे में छोटा मोटा क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के लिए या 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए डेफिनेटली मिल जाता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ना जीडीपी एंड वेलफेयर को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। फाइन? क्लियर? चलो अच्छा, मुझे बताओ, आपको लगता है जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड है? आपको लगता है जीडीपी बढ़ रहा है तो हमारा भी ग्रोथ हो रहा है? ये आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ ना मैं बोल सकती हूँ कि भाई बड़ी लंबी जर्नी है, 12 क्वेश्चन इतने भारी पड़ गए हम पे। क्यों? बिकॉज हर एक चीज़ को इतना डिटेल में हमें समझने की जरूरत पड़ी थी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एकदम नए थे, पैटर्न एकदम नया था, लेकिन क्योंकि हमें स्किप नहीं करना इंपॉर्टेंट चीज़ें, भले ही टाइम लगे, तो हमने बहुत फुर्सत से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई नो बहुत खुशी हो रही होगी कि तुम लोग को ये बोलते हुए, है ना, सुनते हुए, कि जब मैंने मैम ने बोला कि भाई दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, हमने कर लिया है। एक बार ताली बजा दो भाई। 12 क्वेश्चन थे, लेकिन 12 क्वेश्चन थे हमारे 12 बजा दिए, बिकॉज इट टुक लॉन्ग वे अस टू कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बहुत मैंने टाइम देके आपको समझाया है। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना, बेफिक्र होकर आपको पूछना है, ठीक है? आपका हक बनता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी मुझे लगेगा कि आंसर में आपको देना चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में आंसर डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। फाइन स्टूडेंट्स,
होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और साथ ही में कैसी लग रही है क्लासेस, कैसा लग रहा है आपको पूरा इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा शेयर भी करो, ज़्यादा लाइक भी करो वीडियो को। फाइन स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हमारा जो चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स ही प्रोवाइड करता है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि भाई हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड मिल जाएगा। देखो सीबीएसई की बात करेंगे तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और हमारा जो हिंदी मीडियम चैनल है वहाँ पे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी के लिए कवर करते हैं। और साथ ही में स्टूडेंट्स सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है भाई, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, क्योंकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड है, वी हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। सो ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ ही में नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। ओके।